नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि वीडियो के आखिर में आप सभी के लिए एक मैसेज है। उस मैसेज को कहानी के अंत में जरूर सुने। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो हमेशा की तरह एक साधारण सी रात थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। घर के बाहर घना अंधेरा था, हवा नरम थी और आसपास सब कुछ शांत था। मैं अपनी माँ के साथ घर के बाहर बरामदे में माँ की गोद में बैठा हुआ था और माँ मुझे समझा रही थी, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक होगा। मैं घबराया हुआ था, डरा सहमा हुआ था। इसलिए नहीं कि मेरे पापा की नौकरी चली गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस घर में कुछ था जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। उस वक्त डर भले ही इस बात का लग रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन जल्द ही मेरे डर की वजह बदलने वाली थी। क्योंकि जिस घर में हम रुके हुए थे वो कोई सामान्य घर नहीं था। उस घर में कुछ था जिसे पता था कि हम वहां रहने आए हैं, और तब तक मुझे भी एहसास हो चुका था कि वो घर खाली नहीं है। मैंने कई डरावनी फिल्में देखी है और मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो उससे भी ज्यादा डरावना था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। मेरे पापा की अचानक नौकरी चली गई। उन पर किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगा था और इसलिए हमें अचानक वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर को सील कर दिया गया था और अब हम किसी और के घर में थे। जब हमने घर छोड़ा तो पापा ने कुछ ही घंटों में कहीं से हमारे लिए एक दूसरे घर का इंतजाम कर लिया। माँ कह रही थी कि वो हमें गांव छोड़ दे, पर उन पर जो प्रक्रिया चल रही थी, जो आरोप लगाए गए थे, उसके तहत उन्हें शहर छोड़ने से मना किया गया था और इसलिए उन्होंने हमें उनके ही एक दोस्त के घर लाकर छोड़ दिया। उनका वो दोस्त जो कि पिछले कुछ सालों से भारत में नहीं कहीं और रहता था, लेकिन उसका घर सालों से खाली पड़ा था। पापा ने कहा कि वो साल में बस एक आध बार यहां आता है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ भी उनकी बात मान गई। जब हम वहां आए तब शाम हो रही थी, मतलब शाम होने में थोड़ा वक्त बाकी था। माँ भी टेंशन में थी, पर मुझे डर न लगे इसलिए वो अपनी चिंता छुपा रही थी। और जब मैंने घर में कदम रखा और अकेले ही अंदर से घर को देख रहा था, तब मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद होते हुए देखा। हाँ, वो बहुत छोटी सी हरकत थी, पर मेरी नजर ने उस हरकत को पकड़ लिया था, ऐसे जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया हो। और तब मैंने पापा से पूछा था, क्या यहां कोई और भी रहता है? पापा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने हम ताला खोलकर अंदर आए हैं, और क्या घर की हालत देखकर तुम्हें लगता है कि यहां कोई रहता होगा? मैंने घर को ठीक से देखा। फर्नीचर कपड़ों से ढका हुआ था। खिड़कियों पर बड़े मोटे पर्दे लगे थे। अलमारी और बाकी सारे सामान को बड़े बड़े कपड़ों से ढका गया था। पापा उस वक्त थोड़े जल्दी में थे, इसलिए बस कुछ जरूरी बातें बताकर वो हमें वहीं छोड़कर बाहर चले गए। वापस आने में कितना वक्त लगेगा ये उन्हें भी पता नहीं था। अंधेरा होते होते माँ ने किचन से थोड़ी बहुत चीजें निकाल ली। टंकी से पुराना पानी खाली किया और उसमें फ्रेश पानी भर लिया, और बस उतना ही सामान साफ किया जितना कि कुछ दिन बिताने के लिए जरूरी था। जब माँ ये सब कर रही थी तब मैंने अपने लिए टीवी पोंछ कर उसे चालू कर लिया और वहीं सोफे पर बैठकर मैं टीवी देख रहा था। जब मैं टीवी देख रहा था तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से कुछ पटक रहा हो। उस आवाज से मैं एकदम से चौंक गया। मैंने किचन की ओर देखते हुए माँ को आवाज दी, माँ, कुछ गिरा क्या? माँ ने वहीं से जवाब दिया, नहीं तो, बाहर दरवाजे पर कोई आया होगा। मैंने किचन की ओर से गर्दन घुमाकर घर के दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां से कोई आवाज या हलचल दिखाई नहीं दी। और जब मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, एक बार फिर से पीछे से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार मेरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। किचन को लगकर एक और कमरा था और वहीं थोड़ा आगे एक खाली सी जगह थी जहां वो बेसमेंट का दरवाजा था।
मेरी नजर अपने आप उस बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी और मुझे यकीन था कि वो आवाज वहीं से आई थी। किचन से आती रोशनी की एक हल्की धीमी सी किरण वहां तक फैल रही थी, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वहां का कुछ भी साफ दिखाई दे। पर फिर भी मैं एकटक वही देख रहा था। एक तरफ से टीवी की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, वही दूसरी ओर से मेरा सारा ध्यान उस दरवाजे पर टिका हुआ था। तभी मुझे वहीं से एक करकर की आवाज सुनाई दी। मैंने और ध्यान से देखा। वो दरवाजा अब हिल रहा था, हल्का सा, धीमे धीमे, जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। और देखते ही देखते दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और थोड़ा खुलते ही मुझे वहां एक आंख दिखाई दी जो सिर्फ मुझे घूर रही थी। वो चेहरा भले ही किसी इंसान का लग रहा था, लेकिन वो आंख किसी जानवर जैसी थी। और उसे देखते ही मेरे मुंह से अपने आप चीख निकल पड़ी, मां! और मेरे चीखते ही फिर वही आवाज हुई। वहां जो भी था वो एकदम से गायब हो गया। बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद हो गया। मेरी मां तुरंत किचन से बाहर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? मैंने घबराकर उन्हें कहा, आपके पीछे कुछ है। मां ने मुड़कर यहां वहां देखा। उसने कॉरिडोर की लाइट का स्विच ऑन किया और फिर आसपास देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। मैं सोफे से उठकर दौड़ते हुए मां के पास चला गया। क्या हुआ, बता तो सही। पर वहां जाने के बाद मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मां को लगा कि नया घर है और शायद मुझे इस जगह से डर लग रहा होगा। उसने भी मुझे मना नहीं किया और मैं किचन में उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा। और तब मैंने बात करते करते मां से कहा, मां, जब मैंने आपको पहले आवाज दी तो मुझे लगा कि दरवाजा बजा होगा, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो वो आवाज बेसमेंट से आई थी। वहां कोई था जो दरवाजा खोलकर ऊपर झांक रहा था। मेरी ये बात सुनकर वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसने हाथ में जो सामान था उसे साइड में रखा और मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। क्या? चल तो सही। डर का हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। जब तुम घर में आए थे तब भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था, तो अब तुम्हारे डर को भगाना जरूरी है। मां मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से बाहर ले गई और वहीं की लाइट चालू कर मुझे कॉरिडोर के आखिरी छोर तक देखने के लिए कहा। देख वहां, थोड़ा ध्यान से देख। मैंने घबराते हुए अपनी नजर उठाई और मां के पीछे छुपकर देखा। मैं वहां देख रहा था, पर मां क्या बताना चाहती थी ये मुझे समझ नहीं आया। तब मां बेसमेंट के दरवाजे के पास जाकर हाथ से इशारा करके मुझे कुछ दिखाना चाह रही थी। ये देख, कुंडी भी लगी है और उस पर ताला भी है। तो जो तू कह रहा है वो बस तेरा डर है। यहां कोई होता तो कुंडी और ताला खुला हुआ होता, और कोई इतना भी बड़ा जादूगर तो नहीं होगा कि वो नीचे से ऊपर की कुंडी और ताला खोलकर ऊपर आ जाए। ठीक है, तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर तक उस पुराने ताले को देखता रह गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरी मां ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब जा और आराम से टीवी देख, बस थोड़ा काम बचा है, उसे खत्म करती हूं और फिर हम दोनों बाहर चले जाएंगे। मैं एक झूठी मुस्कान के साथ चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था, पर मेरा सारा ध्यान उस कॉरिडोर की ओर था जहां वो बेसमेंट का दरवाजा था। करीब 5 मिनट बाद मां किचन का काम खत्म कर बाहर आ गई और फिर हम तैयार होकर खाने के लिए और दूसरा जरूरी सामान लाने के लिए बाहर चले गए। वहां सब कुछ अजनबी सा था, सब नया सा लग रहा था। खाना खाकर और कुछ सामान वगैरह लेकर जब हम घर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हम बातें करते हुए घर के पीछे वाले रास्ते से सामने की तरफ जा रहे थे। घर के आसपास बड़ा सा कंपाउंड था और हमें उस कंपाउंड को चक्कर लगाकर सामने जाना था। हम किसी बात पर हंस रहे थे। शायद मैंने कोई बेवकूफी भरी बात या सवाल किया था और तब मेरी नजर घर की तरफ पड़ी। रसोई की खिड़की से बस एक पल के लिए मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया
जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक लंबी सी आकृति खिंची हुई परछाई की तरह रसोई से तेजी से गुजरी। न वो चल रही थी न दौड़ रही थी, बस चली गई, इतनी तेज और इतनी धीमी कि मानो वो असली ही न लगे। मेरा शरीर एकदम से अकड़ गया, मेरे पैर हिलना बंद हो गए, मेरी हंसी गायब हो गई और मैं रोने लगा। मां कुछ कदम तब तक आगे चली गई थी। उसने मुझे रुका हुआ देखा और वो भी रुक गई। इसलिए नहीं कि उसे भी कुछ दिखाई दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे पर जो डर था वो देख वो मेरे पास आई थी। पूरी तरह से उलझन में उसने मुझे कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा है। उन्होंने रसोई की खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। लाइट अभी भी जल रही थी, कमरा खाली था। उन्होंने मुझे बताया कि शायद छत की लाइट टिमटिमा रही थी और इसलिए मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। हो सकता है कि लाइट के सामने कोई चीज आ गई होगी या कोई चीज लाइट के सामने से गुजरी होगी और उसी की परछाई मैंने खिड़की पर देखी होगी। लेकिन मुझे पता था, अच्छे से पता था कि मैंने क्या देखा था। उस चीज का आकार था, ऊंचाई थी, वो ऐसे हिल रही थी जैसे वो जिंदा हो। वो घर के अंदर ही थी और मुझे यकीन था कि उस घर में जरूर कुछ है जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम दोनों साथ साथ घर के अंदर चले गए। मैं तब अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मां ने कहा, हम दोनों अंदर जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे, पूरे घर के एक एक कोने को देख लेंगे, ठीक है? मैं किसी तरह मान गया। मेरी मां मेरा हाथ पकड़कर मुझे रसोई की तरफ ले गई। वहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, सब नॉर्मल था, सब अपनी अपनी जगह पर ही था। फिर उसने कहीं से एक चाबी निकाली और हम बेसमेंट की तरफ बढ़े। नीचे झुकते हुए उसने ताले में चाबी लगाई और मैं एकदम से डर गया। मां, ये क्या कर रही हो? मां ने जंग लगे ताले में चाबी घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारा डर खत्म कर रही हूं। मां, मुझे नहीं जाना, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने डरते हुए कहा। लेकिन वो ताला बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए काफी कोशिश करने के बाद भी वो ताला नहीं खुला। मां ने उस ताले को हिलाते हुए कहा, शायद इसे तोड़ना पड़ेगा। और मैंने मां से फिर कहा, मां प्लीज रुक जाओ, कल पापा आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। मां भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर बोली, ठीक बोल रहे हो, इतनी रात में आवाज करना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम कल देख लेंगे। मां ने चाबी निकालने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन चाबी अब ताले में फंसी हुई थी, तो उन्होंने चाबी को वही छोड़ दिया और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कमरे में पहुंचते ही साफ हवा के लिए मां ने खिड़कियां खोल दी और फिर हम वहीं सो गए। मैं अपनी मां से चिपक कर सोया हुआ था। रात का शोर धीमा होता चला गया। झिंगुरों की आवाज ने जैसे आसपास का सारा शोर निगल लिया हो। घड़ी के टिक टिक के साथ ही मेरी धड़कनें भी चल रही थी। पता नहीं वक्त क्या हुआ था, पता नहीं मेरी आंख लगी भी थी या नहीं, इतना मुझे याद नहीं, पर मैं किसी अलग ही दुनिया में था। आसपास की आवाजें बारीक, धीमी, धीरे धीरे मेरे कानों पर पड़ रही थी और कानों से होते हुए किसी कीड़े की तरह दिमाग में घुस रही थी। और तभी एक चरमराहट की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। पहले लगा वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज बढ़ते बढ़ते कमरे के अंदर तक आ गई। मैंने करवट बदलकर मां को पकड़ना चाहा, लेकिन देखा तो मां वहां थी ही नहीं। मैंने हाथों से बिस्तर को टटोला, मां सच में वहां नहीं थी। मैं एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अब चरमराने की आवाज कम हो गई थी, या शायद कमरे तक आकर रुक गई थी। मैंने अपने आसपास देखा, मां कमरे में कहीं नहीं थी। खिड़की से आती एक सफेद धुंधली रोशनी कमरे में फैल रही थी, पर वो रोशनी मुझे कुछ अलग ही लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर कहीं चांद दिखाई दे रहा था और उसी की रोशनी कमरे में आ रही थी। लेकिन जब मैं चांद को देख रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि वो चांद बादलों में छिपता जा रहा है।
उसकी रोशनी कम होती जा रही है और उसी पल मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने एकदम से सामने देखा और तब दरवाजा हल्का सा खुल गया था। मैंने उस धीमी हलचल को देखा और आवाज दी, मां, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेरी आवाज के साथ दरवाजा और ज्यादा खुल गया। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मां, मैंने फिर से पुकारा। दरवाजा और ज्यादा खुला और मैंने देखा मेरी मां दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी और वो डरे हुए, सहमे हुए चेहरे से मुझे देख रही थी। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की और वो एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। मैं भी रुक गया और सोचने लगा कि मां ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, क्योंकि जब मैं उठा तो उनके चेहरे पर डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फिर से आवाज दी, मां, तुम वहां क्यों खड़ी हो? और तब उन्होंने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। उनका कांपता हुआ हाथ जैसे मुझे कुछ बता रहा था, जैसे उन्होंने कुछ भयानक चीज देख ली हो। लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ नहीं था, बल्कि मेरे पास, मेरे बगल की ओर था। मैंने घबराते हुए नजर फेर कर अपने पास देखा। वहां कुछ था। मेरे बगल में बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था, अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़े हुए। और उसी पल मुझे एक हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर कांप उठा। तभी दरवाजे पर खड़ी मेरी मां चीखती हुई एक और भागी। मैं भी लड़खड़ाते हुए वहां से उठ गया और भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो हंसने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। मैं मां के पीछे पीछे दौड़ पड़ा और देखा कि मां बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई है। उस वक्त मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे पीछे बेसमेंट में चला गया और नीचे बेसमेंट में अपना पैर नीचे रखते ही मुझे एहसास हुआ वहां बेहद घना अंधेरा है। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मां भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं एकदम से सुन्न खड़ा रह गया। इतना घुप अंधेरा कि मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी और अब नीचे रुकने में भी डर लगने लगा था। तभी मुझे कहीं से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई दी। मां, मां, क्या यह तुम हो? मां, मुझे जवाब दो। और तब मुझे एक धीमी फुसफुसाती आवाज कानों में सुनाई दी, वो आ रही है। मां, मां, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे डरा रही हो। ऊपर कॉरिडोर में जल रही लाइट की हल्की सी रोशनी बेसमेंट की ऊपर वाली 3-4 सीढ़ियों तक आ रही थी। बाकी सब तरफ घना काला अंधेरा था और वहां आसपास क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। किधर जाना है, कहां छुपना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे हालत में ऊपर जाना ही ठीक होगा और जैसे ही मैं वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तभी मुझे फिर से उस अंधेरे से आती वही धीमी आवाज सुनाई दी, वो तुम्हारी मां नहीं है। रुक जाओ बेटा, वो तुम्हारी मां नहीं है। और यह सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने देखा कि 2 पैर ऊपर बेसमेंट की सीढ़ियों के पास आकर रुके थे। फिर वही हंसी की आवाज और इस बार वो आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। वो तुम्हारी मां नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं सीढ़ियों के पास गया तब देखा कि मेरी मां ऊपर बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी थी और ऊपर से मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन झुकी हुई, मुड़ी हुई थी और कानों तक फैलती एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और तभी उस औरत ने ऊपर से बेसमेंट का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। मैं जोर से चीख पड़ा, मां! और जब मेरी आंख खुली तो मैं बेहोशी जैसे हालत में अपनी ही मां की गोद में था और वो मुझे सहला रही थी।
क्या हुआ बेटा? कोई डरावना सपना देख लिया क्या? उसने पास से पानी का ग्लास उठाकर मुझे पानी पिलाया। शांत हो जा, शांत हो जा, यहां कुछ नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। कुछ देर बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मां, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर के बाहर ले चलो, प्लीज। शायद उसे लगा कि बाहर ले जाने से मैं बेहतर महसूस करूंगा और इसलिए वो मुझे उठाकर बाहर ले गई। बाहर जाते ही ठंडी हवा के स्पर्श से मेरा शरीर शांत हो गया। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और मां तब मुझे थपथपा रही थी। हम जहां बैठे थे वहां से घर के अंदर का वो कॉरिडोर साफ नजर आ रहा था, जहां आखिर में वो बेसमेंट था। न जाने क्यों मुझे अब भी लग रहा था कि नीचे से कोई अचानक ऊपर आ जाएगा। फिर जब मैं पूरी तरह से शांत हो गया तब मां ने मुझसे पूछा, बता ना क्या हुआ, तू इतना क्यों डर गया था? अब वो सपना था तो मुझे सब कुछ ठीक ठीक याद नहीं था। मैंने मां को सिर्फ इतना बताया कि मैं सपने में बेसमेंट में चला गया था और वहां कोई था बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और वो मुझे कह रही थी कि तुम मेरी मां नहीं हो। बस इतनी सी बात, और तुम डर गए? नहीं, उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वहां मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। मां ने फिर से मुझे थपथपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, शायद यहां आते ही तुम्हारे मन में कोई डर बैठ गया है, या शायद तुमने कहीं कुछ देख लिया होगा। शायद किसी डरावनी फिल्म में ऐसा कोई बेसमेंट देखा होगा। मुझे तो यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मैं मां की बात सुन रहा था। ये शायद वाले सवाल है जो माता पिता अपने बच्चों को तब देते हैं जब वो नहीं चाहते कि हम घबरा जाए। लेकिन मैंने मां से कहा, मुझे अब अंदर नहीं जाना। उसने फिर मुझे समझाया, ठीक है, जैसा तुम कहो, और फिर से वो मुझे थपथपाने लगी। भले ही वो सपना मुझे पूरी तरह से याद नहीं था, लेकिन वो चेहरा जो मैंने देखा था वो मेरे जहन में जैसे छप सा गया था। जब वो औरत मुड़ी थी तो मैंने उसका चेहरा देखा था। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, अजीब सा सफेद और कटा हुआ था। फिर कब मेरी आंख लग गई और कब मैं गहरी नींद में चला गया मुझे भी पता नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सूरज की किरणों से कमरा भर गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी कमरे में था जहां मैं कल रात सो रहा था। थोड़ी घबराहट जरूर हुई, लेकिन उसी वक्त बाहर के कमरे से पापा की आवाज सुनाई दी और तब मुझे अच्छा लगा। उसी पल मेरे पापा कमरे के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। जाग गए? और इतना कहकर वो मुस्कुराए और मुझे अपने पास बुलाया। मैं खुशी से उठकर उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और तब मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला था और वहां से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी। मैंने हैरान होकर पापा की तरफ देखा। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया, कल रात तुम शायद डर गए थे ना, इसलिए तुम्हारी मां बेसमेंट में कुछ देखने चली गई है। चलो हम भी चलकर देखते हैं। उन्होंने मुझे नीचे उतारा और मेरा हाथ पकड़कर बेसमेंट की ओर ले गए। इस बार मुझे इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब मेरे पापा मेरे साथ थे। जब हम वहां नीचे गए तो मां वहां की चीजों को देख रही थी, कुछ चीजों को टटोल रही थी। वहां पुराना लकड़ी का फर्नीचर पड़ा था, लेकिन सब काला पड़ा हुआ था। लकड़ी की 2 कुर्सियां थी, एक टूटा टेबल, एक अलमारी और कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा सामान था। बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं था। तब मां ने मेरी तरफ देखकर कहा, देख लो, यहां कुछ है डरने जैसा? कोई नहीं है। हाँ, कुछ चूहे वगैरह है जिनकी खटपट या चींची की आवाज से तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यहां कोई है, पर यहां डरने जैसी कोई बात नहीं है। और तब मैंने अपने आसपास देखा। तब मां ने फिर कहा, और मैंने उनका भी बंदोबस्त कर दिया है, चूहे मारने की दवा भी रख दी है। 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। मैं हर चीज को बारीकी से देख रहा था। वहां बहुत ज्यादा सामान तो नहीं था, पर वहां जो अलमारी थी उस पर लगे आईने में मेरा ध्यान चला गया। पीछे मेरी मां कुछ कर रही थी और उनके पास कोई और भी खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा,
पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। मैंने फिर से मुड़कर आईने में देखा, लेकिन अब वहां भी कोई नहीं था। लगा जैसे मुझे फिर से कोई भ्रम हुआ हो। मां ने मुझे उठाते हुए कहा, चलो अब हमारा काम पूरा हो गया है। और फिर पापा, मां और मैं, हम तीनों ऊपर आ गए। सुबह के 11 बजे तक नाश्ता, नहाना वगैरह सारे काम पूरे हो गए। पापा दिन भर में कई बार बाहर आते जाते रहे। मैं भी टीवी देख रहा था, लेकिन लगा जैसे एक रात में सब खत्म हो गया हो। दिन भर कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। जिस चीज से मैं डर रहा था, लगा जैसे वो वहां से चली गई है। शाम होते होते पापा फिर से बाहर जाने लगे और मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा आप बाहर मत जाइए ना, मुझे बहुत डर लगता है। पापा ने मेरे चेहरे को सहला कर कहा, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, एक बार ये टेंशन खत्म हो जाए सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कहते हुए मां को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेशाएं थी, जिन्हें मैं साफ साफ देख पा रहा था। मां ने भी मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। मुझे पता था कि उनका जाना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, मुझे लग रहा था जैसे ये घर मुझे खा जाएगा। और फिर पापा चले गए और मैं बस उन्हें देखता रह गया। मां मुझे घर के अंदर खींच कर ले गई और मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। मां ने मेरे लिए टीवी चालू करके दी और मेरे माथे को चूम कर कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक नजर बेसमेंट की तरफ देखा। मैं चुपचाप टीवी देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे बाहर अंधेरा घना होता गया, मेरे अंदर का डर भी जागने लगा था। मां किचन में खाना बना रही थी। किचन से काफी देर से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी, लेकिन काफी देर हो गई थी, खाने की कोई महक नहीं थी। और तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। मैंने वहीं से मां को आवाज देकर बोला, मां मुझे बहुत भूख लग रही है, बस कुछ देर और बेटा। मां ने अंदर से ही जवाब दिया और उसी पल मुझे बेसमेंट का दरवाजा करकराने की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो मैंने कल सुनी थी। वो आवाज मेरे अंदर तक घर कर गई थी और इसीलिए उस छोटी सी करकराहट ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई था जो अपने एक हाथ से दरवाजे को धीरे धीरे ऊपर धकेल रहा था। और वो देखते ही मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। दरवाजा और थोड़ा खुल गया और मुझे 2 आंखें दिखाई दी जो घर में यहां वहां देख रही थी। मैंने घबराकर मां को आवाज दी, मां मां। पर मां को लगा कि मैं उन्हें खाने के लिए बुला रहा हूं। उन्होंने अंदर से बस इतना कहा, बेटा बस 10-15 मिनट और तभी वहां बेसमेंट में जो औरत थी, उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए बिना कोई आवाज किए अपनी थरथराती हुई उंगली को होठों पर रखकर मुझे शांत रहने का इशारा किया। और उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो मेरी मां थी जो डरे हुए सहमे चेहरे से मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मैंने एक नजर किचन की ओर देखा तो वहां से भी मुझे कटकट की आवाज आ रही थी। उस औरत ने फिर मुझे इशारा किया कि चुपचाप यहां चले आओ। और मैं वो देख सन्न रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं उठकर किचन के पास चला गया और मैंने देखा कि वहां भी मेरी मां खड़ी थी। क्या सच क्या झूठ, यह तय करने के लिए मैं इतना समझदार तो नहीं था, पर वो सब देखकर मुझे डर जरूर लग रहा था। किचन में खड़ी मां ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए फिर कहा, बेटा बस कुछ देर और, जाओ तुम टीवी देखो। और वही दूसरी ओर एक डरी हुई, सहमी हुई और घबराई हुई मां थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो किचन में जो मेरी मां खड़ी थी, वो शायद समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने ना में गर्दन हिलाई, पर वो तेजी से चलकर किचन से बाहर आ गई। उसके आते ही बेसमेंट का दरवाजा खटाक से बंद हो गया। मां ने एकदम से बेसमेंट की ओर देखा और फिर मुझसे पूछा,
क्या तुम्हें फिर कुछ दिखाई दिया? मैंने घबराते हुए इस बार हाँ में गर्दन हिला दी। मां के हाथ में तब चाकू था। वो गुस्से में बेसमेंट की तरफ चली गई। एक नजर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तू यहीं रुक, मैं देखती हूं कौन तुझे डराता है। और वो धड़ धड़ आवाज करते हुए अपने पैर पटकते हुए सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में नीचे चली गई। और उसके बाद नीचे से बस कोई दर्द भरी घुटन भरी आवाजें आती रही। बीच बीच में चूहों की भी आवाजें आ रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं घर से भाग जाऊं, लेकिन फिर मां का क्या होगा? और जब मैं ये सोच रहा था तब बस 2 मिनट में मेरी मां चाकू लेकर ऊपर आ गई। लेकिन अब वो चाकू खून से सना हुआ था। उसे देखकर मैं डर गया और घबराकर पीछे हटने लगा। पर उन्होंने तब दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चूहा मुझे दिखाते हुए कहा, यही तुझे तकलीफ दे रहा था ना? मैंने देखा कि चूहे के शरीर से खून टपक रहा था। वो उसे लेकर सीधे किचन में चली गई, जैसे वो उसे काटने वाली हो। और उस पल मेरा ध्यान किचन में गया। मैंने देखा कि इतनी देर से जो कटकट की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां पर कोई सब्जी वगैरह नहीं थी, कोई बर्तन तक नहीं था। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि जो औरत मेरे घर में है वो मेरी मां नहीं है। मेरी मां शायद किचन के नीचे उस बेसमेंट में है। और उस पल मेरे मन में एक सवाल उठने लगा, कहीं इस औरत ने मेरी मां को मार तो नहीं डाला? मेरी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। और अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न पापा का फोन नंबर था, न मैं किसी को यहां जानता था। और तब वो औरत मुझे रोता हुआ देख मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे सिर को प्यार से सहलाकर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम डर गए? मुझे माफ करो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। उसने इतने प्यार से मुझे छुआ कि उस एक पल में फिर से मेरा ख्याल बदल गया। लगा कि यही मेरी असली मां है। उसने फिर मुझे कहा, क्या तुम्हें यहां डर लग रहा है? चलो हम बाहर चलते हैं। उसने मुझे उठा लिया और फिर से हम बरामदे में आकर बैठ गए, ठीक कल की तरह उसी जगह पर। और वो मुझे प्यार से सहलाने लगी। सहलाते हुए उसने मुझे कहा, बस कुछ दिनों की बात है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब जल्द ही ठीक होगा। घर का दरवाजा तब खुला था और अब भी मुझे पीछे कॉरिडोर का वो बेसमेंट का हिस्सा, वो दरवाजा नजर आ रहा था। मैं भले ही डरा हुआ था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस बेसमेंट की ओर था। और अचानक मैंने देखा कि फिर से उस बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन इस बार मैंने मां को कुछ नहीं बताया। मां की पीठ उस तरफ थी और इसलिए शायद वो देख नहीं पा रही थी। दरवाजा और थोड़ा खुल गया और नीचे से उस बेसमेंट से एक चेहरा ऊपर आया। इस बार वो चेहरा खून से सना हुआ था। चेहरे पर कटने के निशान थे, बालों पर भी खून लगा हुआ था। पर मैं देख सकता था कि वो भी मेरी मां थी, बिल्कुल मेरी मां की तरह दिख रही थी। उसने फिर वही किया, अपने बेजान हाथों से मुझे चुप रहने का इशारा किया। और फिर जिस औरत की गोद में मैं बैठा था उसकी ओर उंगली से इशारा कर धीरे धीरे दर्द भरे चेहरे से ना में सिर हिलाया, जैसे वो मुझे कह रही हो कि वो तुम्हारी मां नहीं है। तब मैं उस मां के चेहरे पर जो दर्द था, जो डर था, उसे साफ साफ देख सकता था। और उसे देख मेरा गला सूख चुका था। और उस पल मैं जिस मां की गोद में बैठा था, उसने मेरे कानों के पास आते हुए धीमी आवाज में कहा, वो यही कह रही है ना कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? उसकी यह बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। उसे कैसे पता चला? वो कुतिया फिर से ऊपर आ गई। और उसने गुस्से में ऐसा कहते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके मुंह से गुर्राहट भरी आवाज निकलने लगी। मैं उसकी गोद से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से मुझे कसकर पकड़ लिया था। और तभी वो गुस्से में एकदम से उठ खड़ी हो गई। मैं नीचे गिर पड़ा
वो मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए मुझे खींचने लगी और खींचकर अंदर ले जाने लगी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि मेरी ताकत उसके सामने ना के बराबर थी। उसका प्रभाव कुछ अजीब सा था। वो गुस्सा था या फिर कुछ और, पता नहीं, लेकिन घर की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी थी। रोशनी बहुत कम हो गई और वो मुझे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगी। वो जो औरत अंदर थी वो अब चीखने और चिल्लाने लगी थी, पर अब तक घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मैं रोने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मेरा पूरा शरीर उस वक्त तेजी से थरथरा रहा था। पर देखते ही देखते वो औरत मुझे घसीटते हुए बेसमेंट के अंदर ले गई और अपने पैर पटकते हुए मुझ पर गुर्राने लगी। नीचे नरक जैसा अंधेरा था और उस अंधेरे में उसने मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया। मेरे पेट में तेज दर्द उठा। तभी मेरी मां रेंगते हुए मेरे पास आ गई और उसने मुझे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। यही मेरी असली मां थी, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी एकदम से एक तेज गुर्राहट, एक तेज चीख उस बेसमेंट में गूंज उठी। उसने फिर से मुझ पर हमला किया। एक हाथ से कुर्सी उठाकर हमारी तरफ फेंक दी, पर मेरी मां ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया और उस पल वो औरत पैर पटकते हुए हमारे पास आ गई और पास आकर नीचे झुकते हुए बोली, हे कुतिया, तुझे क्या लगा तू इसे बचा लेगी? हाँ? और फिर उस सामने खड़ी औरत ने मुझे अपनी मां के हाथों से खींचकर पीछे फेंक दिया। इस बार मुझे सिर पर कुछ लगा। कोई चीज थी जो मेरे सिर से टकराई थी और मैं बेजान सा वहीं पड़ा रहा। लगा जैसे मेरा शरीर पैरालाइज हो गया है। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था और इसी वक्त कोई बेसमेंट के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। वो औरत अब मां पर हमला करने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा ऊपर से कोई आदमी नीचे उतर रहा था। वो और थोड़ा नीचे उतर आया और वो औरत उसे गुस्से से देखने लगी, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले उस आदमी ने अपने हाथ में जो पानी था वो उस भयानक से दिखने वाली औरत के ऊपर डाल दिया। पानी का स्पर्श होते ही वो औरत जोर से चीखने लगी, जोर जोर से अपने पैर पटकने लगी और फिर पीछे हटती चली गई। उसके पीछे हटते ही मेरे पापा भी नीचे आ गए। उसी आदमी ने नीचे आकर उस औरत के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसका वो सड़ा गला हाथ गल रहा था, जिसे वो औरत अपनी पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो औरत उस आदमी पर चीख रही थी, उस पर चिल्ला रही थी और अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। लेकिन वो आदमी कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था और फिर देखते ही देखते उस औरत का शरीर धीरे धीरे किसी मोम की तरह गलने लगा। उसी वक्त पापा ने आकर मुझे उठा लिया और मुझे मां के पास ले गए। उन्होंने हम दोनों को उठाया और अब तक हमारे सामने जो भयानक औरत थी, जो आत्मा या जो परछाई थी जिसे मैं अपनी मां समझ रहा था, उसका शरीर पिघलते हुए गाढ़े काले पानी में बदल गया, जैसे वो कोई शरीर था ही नहीं। और तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उसी आदमी ने तुरंत मेरे पापा को उस घर को खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना था कि वो जगह ठीक नहीं है। कुछ चीजें नष्ट नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है, अपना आकार बदल लेती है। वो आत्मा इस बेसमेंट से जुड़ी हुई है और वो कभी भी वापस आ सकती है। हम सभी ने उसी वक्त वो घर खाली कर दिया। पापा हमें पहले एक अस्पताल ले गए। उन्होंने अस्पताल में ऐसा बताया कि माँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे 2 दिन में छुट्टी मिल गई, लेकिन माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और 2 हफ्तों तक उनका इलाज चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच में मैं इस बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार पापा वहां अचानक कैसे आ गए, उन्हें उस सब के बारे में कैसे पता चला और वो औरत कौन थी। और इन सब सवालों के जवाब मुझे कुछ दिनों बाद मिले। तो बात ऐसी थी कि जिस दिन सुबह हम सब बेसमेंट में गए थे और मैंने आईने में एक परछाई देखी थी, उसी पल पापा ने भी उस परछाई को देख लिया था और तभी पापा समझ गए थे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है
और पापा भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जब वो बाहर जाकर वापस घर आए तब उन्हें अंदाजा हो गया कि घर में जो औरत है वो उनकी पत्नी यानी मेरी मां नहीं है, कोई और ही है। और ऐसे में मेरी मां कहाँ थी ये उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उस औरत ने ही मेरी मां को कहीं छुपा दिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या चीज है, और इसलिए वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। तब दूसरी बार उन्होंने बाहर जाकर अपने दोस्त को फोन किया और तब उन्हें सारा मामला समझ आ गया। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि काफी साल पहले उनकी एक पत्नी थी जो दिमागी कमजोर और काफी गुस्सैल और अजीब सी थी। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। शादी के बाद 1-2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी बीच उन्हें एक बच्चा हुआ, लेकिन कुछ सालों बाद हालात और भी खराब होते चले गए। जब उसे पता चला कि उसकी बीवी बच्चे को रोज मारपीट करती है, उसे डराने के लिए बेसमेंट में बंद कर देती है। वो डरा सा सहमा सा बच्चा डर के कारण कभी भी अपने पिता को कुछ कहता नहीं था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर वो सब अपने पिता को बता दिया, जो काफी सालों से वो सह रहा था। वो आदमी ज्यादातर दूसरे देश में घूमा करता था और इसलिए उसे पता ही नहीं था कि घर में उसके पीछे क्या हो रहा है। जब उस आदमी ने अपने बच्चे को उस औरत के चंगुल से छुड़ाना चाहा, तब भी उस औरत ने उन दोनों को मारने की कोशिश की। फिर भी उसने किसी तरह अपनी पत्नी के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो औरत गुस्से में बेसमेंट के अंदर चली गई और उसने अपने आप को वहीं बंद कर लिया। उसी रात वो आदमी अपने बेटे को लेकर सीधे दूसरे देश में चला गया। उसे लगा कि वो अपने आप बाहर आ जाएगी, लेकिन 8 दिन बाद उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी की वही बेसमेंट में मौत हो गई है। पापा की उस दोस्त ने आकर उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कर लिया, लेकिन फिर उन्हें भी घर में कुछ अजीब अजीब एहसास होने लगे और इसलिए वो साल में एक बार आकर उस घर की शांति कराता था ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस बात के बारे में न पापा को पता था, न उस दोस्त ने कभी पापा को बताया था, और इसलिए हम वहां फंस गए थे। पापा के उसी दोस्त ने उन्हें उस आदमी यानी ओझा के बारे में जानकारी दी जिन्होंने हमें बचाया था। लेकिन अब सब ठीक था। मेरे पापा पहले से ही इतने परेशान थे, पर फिर भी उनका हम पर, घर की हर चीज पर ध्यान था, और यही बात पापाओं को अलग बनाती है। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ नहीं, बस वो कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैसेज ऐसा है, एक सच्ची घटना है जिसे मैंने हाल ही में अपने क्राइम पॉडकास्ट चैनल पर अपलोड किया है। वो कहानी इंडोनेशिया के एक तंत्र मंत्र करने वाले परिवार पर आधारित है कि कैसे उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश की थी। तो अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें और उस कहानी को जरूर सुनें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मुझे कमेंट जरूर करें क्योंकि आज मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं।